सियाचिन, जहां कदम कदम पर मौत सफेद रंग में पाई जाती है, जहां का टेम्परेचर -30 से -50 तक गिर जाता है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते बर्फानी तूफान इंसान को चंद लम्हों में फ्रीज कर देते हैं। तलवार की धार से ज्यादा तेज नोकीली बुलंदियां। ऐसे इंसान दुश्मन माहौल में कुछ जांबाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से टकरा गए। जहां सिर्फ इंसान नहीं, मौसम भी एक जानलेवा दुश्मन हो, ऐसे माहौल में उन जांबाजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, जिनके कारनामे आज भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जांबाजों की सच्ची दास्तान। Let's go. सियाचिन। रात का पहला पहर था। दिल्ली की जिंदगी अपने शबाब पर थी। सड़कों की रौनकें दुबाला हो रही थीं, दशहरा की आमद थी और दरोबाम सजाए जा रहे थे। प्रमोद ने जानबूझकर होटल का टेलीफोन इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि आम हालात में वो होटल का फोन ही इस्तेमाल किया करता था। वहां से 4-5 किलोमीटर तक वो दिल्ली की रौनकों के संग संग बहता चला गया। उसके गिरदा गिर्द रंगो नूर का एक तूफान ठाटे मार रहा था, लेकिन वो उन सब से लापरवाह अपने जहन में समाये खदशात से लड़ता झगड़ता बिलाखिर सरदार काहन सिंह के पीसीओ तक पहुंच गया। सरदार काहन सिंह मकामी पाया सिख था, जिसका बेटा दिल्ली की एक टेलीफोन एक्सचेंज में सुपरवाइजर था। बाप बेटा मिलकर ये गैर कानूनी पीसीओ चला रहे थे, जहां प्रमोद और उस जैसे दूसरे जरूरतमंद मामूल के रेट से कम रेट्स पर गैर मुल्की कॉल कर लिया करते। आज भी वो इसी मकसद से यहाँ आया था। उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही सरदार की बातें खिल उठी, क्योंकि प्रमोद कभी कभी आता था और उसे 100-150 रुपए की आमदन करवा ही जाया करता था। प्रमोद ने हस्बे साबिक पहले दोनों हाथ बांधकर उसे फतह बुलाई, फिर उससे हाल चाल पूछा, और इस इत्मीनान के बाद कि अब वहां उसके अलावा और कोई गाहक नहीं रह गया, सरदार काहन सिंह से नेपाल के उस नंबर पर फोन मिलाने के लिए कहा, जहां वो कभी कभी अपनी एक माशूका से दिल पिशोरी किया करता था। इस बात का इल्म सरदार काहन सिंह के सिवा और किसी को नहीं था। उसने काहन सिंह की तरफ देखकर आंख दबाते हुए अपना मतलूबा नंबर उसकी तरफ बढ़ाया। मैं क्या पापा जी, साडा भी दशहरा करा दियो। सरदार काहन सिंह बड़ी मस्ती में दिखाई दे रहा था। बोला, सामने वाले डिब्बे में बैठ जा, आज खुले ही गप्पे लाल है। प्रमोद ने कहा, धन्यवाद सरदार जी, और उसकी तरफ मुस्कुराहट उछाली। फिर उससे कुछ फासले पर मौजूद एक लकड़ी के कैबिन में चला गया, जहां सरदार काहन सिंह ने लाइन मिलाकर उसको फोन उठाने का इशारा किया था। काठमांडू में मौजूद उस ट्रेवल एजेंसी का दफ्तर अभी तक खुला हुआ था जहां उसने फोन किया था। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज ने हेलो कहा। जवाब में प्रमोद ने अपना नाम दोहराया और खैरियत पूछने के बहाने अपनी खुफिया शनाख्त भी करवा दी। दूसरी तरफ से बड़ी गर्मजोशी से दरियाफ्त किया गया, हाँ भाई भांजे कैसा है। प्रमोद ने कैसा है के जवाब में गुरजीत की तरफ से मेहमानों की लिस्ट रिकॉर्ड करवाने के बाद उसके और अपने दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज दोहरा दिया। दूसरी तरफ से लंबी भरी गई। प्रमोद ने दरियाफ्त किया, अब क्या हुक्म है सर। दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है, सुबह तक उसी होटल में इंतजार करो, लेकिन किसी भी इमरजेंसी की सूरत में उससे पहले भी निकल सकते हो। मैं भाया जी से बात करने के बाद होटल में लंदन से फोन करूंगा। दूसरे ही लम्हे सिलसिला मुनक़ता हो गया। थोड़ी देर तक सरदार काहन सिंह के साथ गपशप करने के बाद उसने वहीं से एक खाली लिफाफा लिया, जिसमें गुरजीत सिंह की फराहम करदा लिस्ट को बंद करने के बाद उसने लिफाफे पर एक हमसाया मुल्क का एड्रेस लिखा और सरदार काहन सिंह के साथ ही मौजूद एक फ्रेंचाइज डाक खाने से वो लिफाफा आम डाक के जरिए पोस्ट करवा दिया। उसे उम्मीद थी कि अगले 2-3 रोज में ये लिफाफा भी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। उसने एहतियातन उस लिस्ट की एक फोटोस्टेट कॉपी भी होटल के नजदीक ही मौजूद एक स्टोर से करवा ली, और ये फोटोस्टेट कॉपी भी उसने एक और हमसाया मुल्क के एड्रेस पर अलग से पोस्ट कर दी। ये खत भी उसकी तवक्कुआत के मुताबिक अगले 5-6 रोज तक अपने ठिकाने पर पहुंच जाना चाहिए था। अपने होटल वो जानबूझकर रात देर गए पहुंचा। इस्तकबालिया से उसने खुसूसन अपने लिए किसी पैगाम या मेहमान का पूछा था, लेकिन यहाँ उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। मुतमईन होकर वो ज़ेर लब गुनगुनाता अपने कमरे की चाबी थामे सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। लिफ्ट के जरिए वो अगले 2 मिनट के बाद होटल की 5वीं मंजिल पर वाक़े अपने कमरे में मौजूद था। अभी उसने अपने कपड़े तब्दील ही किए थे कि जब अचानक फोन की घंटी बजने लगी। दूसरी तरफ उसके वही मामू मौजूद थे जिनसे उसने नेपाल में बात की थी। उसके हेलो के जवाब में खैरियत दरियाफ्त करने के बाद कहा गया, सुबह नाश्ते के फौरन बाद ये शहर छोड़ दो, रेड रोज से राब्ता नहीं करना, और सिलसिला मुनक़ता हो गया। रेड रोज गुरजीत सिंह का कवर नेम था। सुबह तक का वक्त उसने करीबन जागते हुए गुजारा
और अगले रोज अपने कमरे में नाश्ता जहर मार करने के 10 मिनट के बाद ही उसने होटल से चेकआउट कर लिया। अब उसे नई शनाख्त के साथ नई मंजिलों का मुसाफिर बनना था। एजेंट प्रमोद की रिपोर्ट हेडक्वार्टर में डीजी साहब के सामने धरी थी और 2 ब्रिगेडियर उनके आगे धरी मेज के दोनों कोनों पर फाइलें और कुर्सियां संभाले बैठे हुए थे। डीजी ने एक ब्रिगेडियर की तरफ देखकर कहा, मैं प्रमोद की फाइल देखना चाहूंगा। राइट सर कहते हुए ब्रिगेडियर नवाज ने पहले से अपने सामने धरी एक फाइल उनकी तरफ बढ़ा दी। डीजी साहब ने फाइल ली और एक कोने में धरे डाइस नुमा मेज पर रखकर उसकी वर्करदानी करने लगे। उस फाइल पर एजेंट प्रमोद का असली नाम और अब तक के सारे कारनामे दर्ज थे और ये टॉप सीक्रेट फाइल ब्रिगेडियर नवाज से सिवाय जनरल साहब के और कोई भी इस तरह बराह रास्त तलब करके देख भी नहीं सकता था। दिल्ली से चलने वाले एजेंट प्रमोद की रिपोर्ट नेपाल के रास्ते बर्क रफ्तारी से यहाँ तक पहुंची थी और रिपोर्ट की खुसूसी अहमियत के पेश नजर ब्रिगेडियर नवाज ने एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर मुकम्मल समरी बनाकर डीजी साहब के सामने रख दी। उस वक्त डीजी साहब एक अहम मीटिंग में मसरूफ थे और यहाँ की रिवायात के मुताबिक यूं भी रात के उस पहर उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं था, लेकिन रिपोर्ट की खुसूसी अहमियत के पेश नजर ब्रिगेडियर नवाज को बादिल नखास्ता हर रिवायत तोड़नी पड़ी। उन्होंने करीबन जिद करते हुए जनरल साहब के स्टाफ ऑफिसर से लाइन में लाने के लिए कहा था, जिसने मामलात की संगीनी के पेश नजर जनरल साहब को मीटिंग रूम के इंटरकॉम पर डिस्टर्ब करते हुए ये अहम पैगाम उन तक पहुंचाया था। जनरल साहब ब्रिगेडियर नवाज से बखूबी आगाह थे। जिस हसास नौयत की खिदमत ब्रिगेडियर नवाज अंजाम दे रहे थे उसका बखूबी इदराक जनरल साहब को था। उन्होंने बड़े इत्मीनान से अपने डेफ कॉम पर कॉल मौसूल की। ब्रिगेडियर नवाज ने सिलसिला मिलते ही कहा, सर दिस इज SOS। जनरल साहब ने कहा, मैं आ रहा हूँ और फोन रख दिया। अब वो दोबारा मीटिंग रूम में मौजूद थे। उन्होंने वहां मौजूद एक अहम शख्सियत की तरफ देखकर हस्बे आदत मुस्कुराते हुए कहा, जेंटलमैन कल तक के लिए मीटिंग बर्खास्त करते हैं, एक अहम काम आन पड़ा है। एक के बाद एक शख्सियत उठने लगी। अगले 3 मिनट में जनरल साहब उन्हें रुखसत करने के बाद हेडक्वार्टर की तरफ महवे सफर थे। रात 1 पहर ढल चुकी थी जब सिक्योरिटी चीफ मेजर अकबर को पैगाम मिला कि डीजी साहब हेड ऑफिस आ रहे हैं। मुस्तैद और हरदम तैयार मेजर अकबर खान ने दूसरे लम्हे अपने रिजर्व स्टाफ को भी स्टैंड बाय कर दिया। डीजी साहब की स्याह शीशों वाली गाड़ी की इत्तला हेडक्वार्टर की तरफ आने वाली सड़क पर पहुंचने के दूसरे ही लम्हे यहाँ पहुंच गई। गेट पर मौजूद जवान मुस्तैद थे। जैसे ही गेट के बाहर खड़े संतरी को दूर से आती कार के आगे आने वाली जीप से मखसूस सिग्नल मिला, उसने गेट के सुराख से झांकते हुए अंदर इशारा किया। गेट खुलने और जीप के पीछे मौजूद गाड़ी के यहाँ तक पहुँचने की टाइमिंग ऐसी शानदार थी जैसे एक ही कंप्यूटर से दोनों को ऑपरेट किया जा रहा हो। जीप दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, उसके बाद डीजी साहब की गाड़ी, जबकि उनके पीछे मौजूद जीप वहीं रुक गई। आहनी दरवाजा कोई आवाज पैदा किए बगैर बंद हो गया। ब्रिगेडियर नवाज को इंटरकॉम पर डीजी साहब के कमरे में पहुंचने की हिदायत मिली थी, जो पहले ही से डीजी साहब को मतलूबा कोई भी मुमकिन रिकॉर्ड की फाइल अपने सामने रखे उनके मुंतजिर थे। इत्तला मिलने पर वो अपनी इन टॉप सीक्रेट फाइलों के साथ वहां पहुंच गए। ब्रिगेडियर नवाज ने सैल्यूट मारते हुए कुछ कहना चाहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन जनरल साहब ने हाथ उठाकर उनकी बात टोक दी। ओके इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, यस प्लीज, उन्होंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। और ब्रिगेडियर नवाज ने एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर वो सारी रिपोर्ट लफ्ज बलफ्ज दोहरा दी जो उन्हें एजेंट प्रमोद की तरफ से दिल्ली से मौसूल हुई थी। रिपोर्ट बगौर सुनने के बाद जनरल साहब ने उस टेलीफोन की रिकॉर्डिंग भी सुनी जो नेपाल में की गई थी और वहां से फिर यहाँ करवाई गई थी। वो सिगरेट का कश लगाकर कुछ सोचने लगे। फिर अचानक उन्होंने अपने इंटरकॉम पर हिदायत दी कि ब्रिगेडियर आलम को फौरन बुलाया जाए। फोन रखने के बाद वो दोबारा ब्रिगेडियर नवाज की तरफ मुतवज्जे थे और उनसे एजेंट प्रमोद से मुताल्लिक ज़बानी मालूमात हासिल कर रहे थे। इस दौरान कॉफी तैयार होकर वहां पहुंच चुकी थी और अगले चंद मिनट के बाद ब्रिगेडियर आलम वहां मौजूद थे। ब्रिगेडियर आलम के पास नॉर्दर्न एरिया का डेस्क था। मामले की हसास और हंगामी नौयत के पेश नजर ब्रिगेडियर आलम की मौजूदगी को शायद डीजी साहब ने जरूरी जाना था। जनरल साहब के कहने पर एक मरतबा फिर ब्रिगेडियर नवाज ने सारी रिपोर्ट दोहराई और ब्रिगेडियर आलम, जो शायद यहाँ सीनियर तरीन ब्रिगेडियर थे, गौर से उनकी बातें सुनने लगे। जनरल साहब ने फाइल की वर्क गर्दानी के बाद फाइल ब्रिगेडियर नवाज की तरफ शुक्रिया के साथ वापस लौटा दी। उनके चेहरे के तासुरात से दिली कैफियत का अंदाजा लगाना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन दोनों सीनियर अफसरान ने जान लिया कि जनरल साहब कदरे बेचैन हो रहे हैं। डीजी साहब ने ब्रिगेडियर आलम की तरफ इस्तफहामिया नजरों से देखा और कहा, कुछ मुनासिब तो मालूम नहीं होता, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सियाचिन से मुताल्लिक कुछ ब्रीफिंग दें। इस रिपोर्ट को एक लम्हा जाया किए बगैर हमें GHQ तक पहुंचाना है। ब्रिगेडियर आलम का शुमार इंटेलिजेंस के ज़हीन तरीन अफसरान में होता था। उन्होंने कमाल की याददाश्त पाई थी।
اپنے کام سے ان کی لگن کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں ڈی جی صاحب کا پیغام پہنچا تو وہ ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ سے بمشکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنی رہائش گاہ میں دفتر سے تھکے ہارے لوٹنے کے بعد اور کچھ بھارتی رسالوں کا مطالعہ کرنے کے بعد سونے کے لیے پر ہی تول رہے تھے۔ ان رسالوں میں موجود دراصل 1-2 مضامین نے انہیں چونکایا تھا۔ یہ دونوں مضامین انہیں ایک پرانی فائل میں موجود کلپنگ کے ذریعے دکھائی پڑے تھے۔ شاید ان کے پیش رو نے ان کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر دونوں مضامین انٹیلیجنس کی فائلوں میں محفوظ کر دیے تھے۔ ایک مضمون ہمالین جرنل اور دوسرا بھارت کے ایک اور ہفت روزہ السٹریٹڈ ویکلی میں شائع ہوئے تھے۔ ان مضامین کے مطابق بھارتی فوجیوں کی ایک مہم جو جماعت نے سیاچن میں پاکستان کے علاقے میں قریباً 70 کلومیٹر تک ریکی کی تھی۔ بریگیڈیئر عالم سے پہلے جو بھی صاحب اس ڈیسک کے انچارج تھے انہوں نے ان مضامین پر گپ بازی کے ریمارکس لکھ کر انہیں فائل کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج 3-4 سال پرانے مضامین پڑھنے کے بعد بریگیڈیئر عالم کو یہ باتیں صحیح لگی تھیں۔ کچھ دیر پہلے جب اچانک انہیں ڈی جی صاحب نے فوراً طلب کیا تو ان کی چھوٹی حص نے بتا دیا تھا کہ ضرور کچھ دال میں کالا ہے، اور اب بریگیڈیئر نواز کی زبانی ایک خصوصی ایجنٹ کی طرف سے بھیجی گئی اس رپورٹ کے بعد تو وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ چند روز پہلے انہوں نے جو اپنی 15 روزہ رپورٹ فائل کی تھی اور اس میں بھارتیوں کی طرف سے ممکنہ مداخلت یا مہم جوئی کی بات بھی اشارے کنائے سے کی تھی، شاید ان کے خدشات اب صحیح ثابت ہو رہے تھے۔ وہ ایک ذہین افسر تھے اور فائلوں کی مدد لیے بغیر بھی اپنے افسر اعلیٰ کو مطمئن کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جہاں اپنے خدشات درست ہونے پر ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا تھا، وہاں ایک بے نام سی پریشانی نے بھی انہیں آ لیا تھا۔ کیا اس برفیلے جہنم میں دشمن کی موجودگی کا مقابلہ ہماری فوج اپنے کم ترین وسائل سے کر پائے گی؟ ایک فوجی ہونے کے ناطے وہ بڑے پر اعتماد بھی تھے۔ کوئی طاقت انہیں بار بار اس بات کا یقین دلا رہی تھی کہ قوت ایمانی اور زور بازو سے وہ دشمن کو ضرور روک لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ڈی جی صاحب کا کمرہ کانفرنس روم کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ دیوار پر لٹکے ناردرن ایریا کے نقشے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے بریگیڈیئر عالم ان سے اور بریگیڈیئر نواز سے مخاطب تھے۔ سر 1949 میں کشمیر کے محاذ پر ہونے والی جنگ بندی اور پھر 72 میں شملہ معاہدے کے سرحد بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات کے مطابق NJ 980420 نمبر کی لائن سے آگے ابھی لائن آف کنٹرول کی نشاندہی کا کام باقی تھا۔ بھارتی حکومت نے جان بوجھ کر اس مسئلے کو لٹکائے رکھا کیونکہ وہ 27 جولائی 1949 کے معاہدہ جنگ کے مطابق سرحدی حد بندی کرنے سے کنی کترا رہا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سیاچن کے علاقے میں NJ 980420 کی نشاندہی کی اور دوبارہ ان سے مخاطب ہوئے۔ بولے دراصل 1962 کی چین بھارت جنگ میں ہزیمت اٹھانے پر بھارتی فوج نے ابتدا میں پہاڑی جنگ میں اپنی کمزوری کا احساس کر لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ NEFA یعنی نیفا میں شکست کے بعد بھارتیوں نے گلیشیائی اور پہاڑی جنگ کے کورسز کو بہت اہمیت دینا شروع کر دی اور اپنے پہاڑی ڈویژنز کو بطور خاص شدید برف باری میں اونچائی پر ہونے والی جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں اور ضروریات سے لیس کرنا شروع کر دیا۔ ان کی یہ ضرورت سیاچن میں ہی پوری ہو سکتی تھی جو چین اور پاکستان سے منسلک ہے، اس لیے اس علاقے پر اس کی نظر ہمیشہ رہی ہے۔ 49 سے 84 تک اس علاقے پر ہمارا مکمل کنٹرول رہا اور تمام غیر ملکی کوہ پیما جماعتیں حکومت پاکستان کی اجازت سے یہاں پہاڑی چوٹیاں سر کرتی رہیں، لیکن مشرقی کراکرم کے اس حصے پر مکمل کنٹرول کے باوجود ہم نے یہاں کبھی اس لیے اپنی فوج نہیں رکھی کہ عام حالات میں بھی یہاں فوج کی موجودگی پر بے پناہ اخراجات اٹھتے، نہ ہی کبھی اس طرف سے بھارتی جارحیت کا تصور کیا گیا۔ یہ میرے خیال سے سر ٹھیک سوچ نہیں تھی اور ماضی میں اپنی مختلف رپورٹس میں ہم اس کا حوالہ بھی دے چکے ہیں، لیکن 17,000 سے 24,000 فٹ بلند اس علاقے میں تو انسان کو زندہ رہنا بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہاں لڑائی کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ گو کہ سر بھارت کی ممکنہ مداخلت کی رپورٹ تو آج ہمارے ایجنٹ نے بھیجی ہے، لیکن ہمارا ریکارڈ بتاتا ہے کہ 1978 سے بھارتی اس منصوبے پر عمل پیرا ہیں، یا کم از کم ایسا کرنے کی شدید خواہش ان کے ہاں پائی جاتی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کی آخری بات پر ڈی جی صاحب پہلو بدل کر رہ گئے۔ بریگیڈیئر عالم نے اپنے سامنے دھری فائلوں میں سے ایک فائل کھول کر اس پر نظر دوڑائی اور دوبارہ گویا ہوئے۔ سر بھارتی فوج کے ہائی ایلٹیٹیوڈ وارفیئر اسکول یعنی ہاؤس کے کرنل نریندر کمار کی کمان میں بھارتی SSGs کی ایک ٹیم نے سیاچن کے شمال مغرب میں واقع تیرم گنگری 2 پر اگست سے اکتوبر 1969 تک قیام کیا اور ہمارے رد عمل کا جائزہ لینے کے لیے اپنی اس مہم جوئی کی رپورٹ ہمالین جرنل کے 1979 اور 80 کے شمارے میں اور پھر بھارتی ہفت روزہ السٹریٹڈ ویکلی کے شمارہ 23 مئی 1969 میں بھی شائع کی۔ اپنی بات کا تاثر دیکھنے کے لیے بریگیڈیئر منظور نے ایک لمحے کے لیے ڈی جی صاحب کے چہرے پر نظر ڈالی جو جذبات سے قطعی عاری دکھائی پڑا۔
वो बोले, सर, कर्नल नरेंद्र कुमार की टीम ने पाकिस्तानी इलाके के 70 किलोमीटर अंदर तक मुदाखलत की। फिर कर्नल नरेंद्र कुमार सितंबर 1980 में 60 अफसरों की एक और टीम के साथ इस इलाके में आया। उन तमाम अफसरों का ताल्लुक हौस से था। ये पार्टी पाकिस्तानी इलाके में सियाल गंगरी से सल्तोरो गंगरी तक गई और उसने जून से सितंबर 1980 तक यहाँ कयाम किया। उस पार्टी को भारतीय एयरफोर्स की मुकम्मल मुआवनत हासिल रही, जिसका इकरार कर्नल कुमार ने बाद में एक मजमून में किया। ये पार्टी पाकिस्तानी इलाके में 90 किलोमीटर तक मुदाखलत करके अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद वापस लौट गई। सितंबर 1980 में भारतीय फौज के ब्रिगेडियर KN थडानी की कमान में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से 2 कोहपैमा जमातें पाकिस्तानी एयर कंट्रोल इलाके में अफसर आसाज नामी 23,390 फुट बुलंद चोटी पर कयाम पजीर रही और इस मुहिम की खबर अमेरिकन एल्पाइन क्लब जनरल ने 1981 के शुमारे में शाया की। ये कहते हुए उन्होंने दूसरी फाइल में धरे फोटोस्टेट कागजात में से एक कागज निकालकर DG की तरफ बढ़ा दिया, जिन्होंने अमेरिकन जर्नल की खबर पढ़ने के बाद ब्रिगेडियर मंजूर की तरफ कागज बढ़ा दिया। DG साहब ने 3 हफ्ते पहले ही चार्ज लिया था और इंटेलिजेंस एजेंसी में ये उनकी पहली तैनाती थी, इसलिए ये तमाम इतलात उनके लिए नई ही नहीं, चौंका देने वाली भी थी। ब्रिगेडियर आलम ने कहा, सर, हमारे एक सोर्स ने मई जून 1981 में इंडियन फोर्सेस के कुछ अफसरान की वादी सल्तोरो में गोनमा और चोलोंग नामी देहातों में मौजूदगी की इत्तलात भी दी थी। उन दिनों हमने स्कर्दू पुलिस को फौरन रिपोर्ट कंफर्म करने के लिए उस इलाके का दौरा करने के लिए भी कहा था, जिस पर स्कर्दू पुलिस के SP साहब ने अगस्त 1981 में उन देहातों का दौरा किया और मकामी लोगों से इंडियन आर्मी और लद्दाख स्काउट्स के टोपी के बैज और कुछ इंडियन करेंसी भी हासिल की। DG साहब ने अचानक ही सवाल कर दिया, ये इत्तलात जिम्मेदार हलकों तक गई थी? ब्रिगेडियर आलम ने कहा, यस सर, हमने एक एक पल की रिपोर्ट पहुंचाई, जिस पर 29 मार्च 1982 को हमारी वजारत खारजा ने भारतीय सफारत खाने को इन खिलाफ वर्जियों पर एहतजाजी नोट लिखा और दिल्ली में भारतीय वजारत खारजा को भी ये एहतजाज पहुंचाया गया। ब्रिगेडियर आलम ने फाइल से नजरें उठाकर उनकी तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा, फिर फाइल पर नजरें जमा कर दोबारा बोलना शुरू किया। जुलाई 1983 में पाकिस्तान आर्मी ने SSG की एक कंपनी को सियाचिन में फलाफोन लॉ और सियाला के इलाकों में भारतीय फौज की मुआंदाना सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए भेजा। 16 अगस्त 1983 में उन्होंने भारतीय फौज के लद्दाख स्काउट्स के कुछ जवानों को देखा और उनकी तरफ बढ़े, लेकिन दुश्मन बाखबर हो गया और भारतीय फौज एक गोली फायर किए बगैर वादी नवाबरा की तरफ तेजी से पसपाई इख्तियार करते हुए गायब हो गई। पाकिस्तानी कमांडोज को सिर्फ निगरानी और दुश्मन की नकलो हरकत का जायजा लेने के मिशन पर रवाना किया गया था, इसलिए उन्होंने भारतीय इलाके में मुदाखलत नहीं की और हेडक्वार्टर से हुक्म मिलने पर वापस लौट आए। ब्रिगेडियर आलम ने अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। दोनों आला अफसरान मुतरद्दद थे। उस इलाके की जो पोजीशन उन्हें बताई गई थी उसने खुसूसन DG साहब को ज्यादा मुतासिर किया। उन्होंने फैसला कुन लहजे में कहा, ओके जेंटलमैन, GHQ जाने की तैयारी करें, मैं कमांडर इन चीफ साहब को मुत्तला कर दूं। और दोनों ब्रिगेडियर साहिबान अपने कागजात समेटते हुए बाहर आ गए।